करके फिर से आ सकते हैं। ठीक। अ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ जो है इस समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस कोरोना महामारी में जैसा कि आप सभी लोग ऑनलाइन माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तमाम तरह की संगोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, तमाम तरह के लाइव सेशन चल रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र मुझे लगता है कि आज ये हम एक प्लेटफॉर्म पे कुछ नए रचनाकारों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण हस्ताक्षर लोगों के साथ आज हम जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी इन लोगों को सुने। तो चूंकि कविता की बात है, कविताओं पे बात होगी, तो कविता की रात है, तो मैं इस पर गीत चतुर्वेदी की कुछ पंक्तियों के साथ आज के इस सेशन को शुरू करूंगा कि हर साल एक रात ऐसी आती है, हर साल एक रात ऐसी आती है जब एक कविता किताब के पन्नों से निकलती है और जुगनू बनकर जंगल चली जाती है। जब सूरज को एक लंबा ग्रहण लगेगा, चांद रूठ कर कहीं चला जाएगा, जंगल से लौट कर आएंगे ये सारे जुगनू और अंधेरे से डरने वालों को रोशनी देंगे। तो हमें डरना नहीं है, ये समय ऐसा है कि हमें सिर्फ जो है कि बच के रहना है, अकेले रहना है। तो इस डरे हुए समय में हमें सचेत रहना है और कुछ रचनात्मक करते रहना है। तो इसी बीच जो है हम सबसे पहले अभिप्राय को आमंत्रित करेंगे, अभिप्राय अपनी कुछ रचनाओं के साथ। अभिप्राय हमारे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, चूंकि कम लिखते हैं लेकिन जो भी लिखते हैं बहुत ठोस और बहुत बेहतर लिखते हैं। तो आप अभिप्राय को सुनिए। नमस्कार मित्रों, कुछ शेर आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। कुछ शेर देखें और फिर एक गज़ल आपको तरन्नुम से सुनाऊंगा। शेर है कि कुछ नहीं था तो वीरानियां रही होंगी, जो कुछ नहीं था तो वीरानियां रही होंगी, कि चंद लोगों की हैरानियां रही होंगी। जो कुछ नहीं था तो वीरानियां रही होंगी, कि चंद लोगों की हैरानियां रही होंगी। और मैं कुछ भी बोल ना पाया बिछड़ते वक्त उससे, मैं कुछ भी बोल ना पाया बिछड़ते वक्त उससे। मैं क्या कहूं कि पशेमानियां रही होंगी, मैं क्या कहूं कि पशेमानियां रही होंगी। और वो जिसने समझा मुनासिब न साथ चलना भी, वो जिसने समझा मुनासिब न साथ चलना भी, अकेले चलने में आसानियां रही होंगी। वो जिसने समझा मुनासिब न साथ चलना भी, अकेले चलने में आसानियां रही होंगी। और जिंदगी ने ही सताया हो जिसे हर वक्त, जिंदगी ने ही सताया हो जिसे हर वक्त, उसको क्या और परेशानियां रही होंगी। और मक्ता है शेर का, गजल का, कि जो तय किया है नीरव इतना लंबा सफर, जो तय किया है नीरव इतना लंबा सफर, जरूर उसकी मेहरबानियां रही होंगी। जो तय किया है नीरव इतना लंबा सफर, जरूर उसकी मेहरबानियां रही होंगी। और दूसरी गजल आपके सामने तरन्नुम से सुनाता हूं, देखें आप, आपकी नजर है। फिर क्या किया अगर तुमने जमाना नहीं देखा, फिर क्या किया अगर तुमने जमाना नहीं देखा, फिर क्या किया अगर तुमने जमाना नहीं देखा। रास्ते में सफर तुमने सुहाना नहीं देखा, रास्ते में सफर तुमने सुहाना नहीं देखा। महबूब की बातों के रहे आयत, महबूब की बातों को ही कहते रहे आयत, महबूब की बातों को ही कहते रहे आयत। ऐसा भी कोई हमने दीवाना नहीं देखा। और दिल दे तो दिया उसने मगर जान चली गई, दिल दे तो दिया उसने मगर जान चली गई। इस तरह कभी प्यार निभाना नहीं देखा। और शेर है कि हम मान तो लेते हैं, कहते हैं है खुदा,
हम मान तो लेते हैं और कहते हैं है खुदा, हम मान तो लेते हैं और कहते हैं है खुदा, अपने निशान को यूं तो छिपाना नहीं देखा, और वो खुद ही नहीं जानते आंखों को है पता, वो खुद ही नहीं जानते आंखों को है पता, मोती के यूं खैरात लुटाना नहीं देखा। आखिरी शेर है मक्ता कि क्यों दे रहा है जख्म नए वो तुम्हें नीरव, क्यों दे रहा है जख्म नए वो तुम्हें नीरव, क्यों दे रहा है जख्म नए वो तुम्हें नीरव, क्या उसने तेरा जख्म पुराना नहीं देखा, फिर क्या किया अगर तुमने जमाना नहीं देखा। और समय है क्या? और मैं अगर आप चाहें तो मैं और गजलें पढ़ अभी। मुझे लगता है कि कुछ बचा करके रखिए अभिप्राय, अभी बीच में आपकी फिर जरूरत पड़ेगी। जी तो जरूर। अब मैं अगले कड़ी में जो है, हाँ, अगले कड़ी में जो है मैं मैम से चाहूंगा कि मैम जो है अब जो है कि कुछ अपनी कविताएं सुनाएं। देवलीना दे मैम। मेरे पास सिर्फ एक ही कविता रेडी है, और आपने जो मुझे बताया था ना वो वर्तमान समय और कविता, उसके ऊपर मैंने एक लिखा है, तो वही मैं सुनाऊंगी। थोड़ा सा डार्क है। मैं स्टार्ट करती हूँ। वक्त को गुनहगार करार देना हमारी फितरत है। वो पहले भी गुनहगार था और आज भी गुनहगार है। पहले भी बारिशें सॉरी आज से स्टार्ट हो गया, फिर से स्टार्ट करें। वक्त को गुनहगार करार देना हमारी फितरत है। वो पहले भी गुनहगार था और आज भी गुनहगार है। पहले भी लाशें बिछी थी, पहले भी रसोई घर सुने थे, तब कोई और तानाशाह थे, अब कोई और कंपनियों के मालिक है। पहले द्रौपदी और अब निर्भया, लोगों की नीयत में सुधार कहाँ आया। वक्त को यूं ही हम दोष देते हैं, अपने अंधेरों को दूसरों में मुफ्त में ही बांट देते हैं। एक बार मैंने सोचा कि अपने आप को देखता हूँ, दूसरों को तो बहुत बदलने की कोशिश की, अब खुद को ही बदलने की कोशिश करता हूँ। आईने में कोई घिनौना सा जीव खड़ा था, आंखों में लालच, सोने की अंगूठियों और जंजीरों से लदे हाथों में बड़े बड़े नाखून थे, बड़े नुकीले दांत, मीठी मुस्कान, मानो वो झपट के छीन लेगा मुझसे कुछ, अब मार डालेगा। मैं डर से कांप उठी। फिर थोड़ी देर बाद समझ आया, अरे ये तो मैं ही हूँ। अब समझ आया कि क्यों लाशें और क्यों रसोई घर खाली, पर मेरा क्या दोष है। मुझे तो बस अच्छी चमड़ी के जूते पहनने थे, लेटेस्ट फैशन के, बड़ी तेज गाड़ियों में घूमने थे, स्टेटस तो बना सकता है। मैंने थोड़ी कहा था कि कोयले और पेट्रोल की खदानें खोदने के लिए लोगों के घर तुड़वा दो, गांव उजाड़ दो, या फिर विरल प्रजाति के मगरमच्छों को मार डालो मेरे जूते बनाने के लिए। ये सरकार ही चोर है, और इन गरीबों पे तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। मेरी बीवी के सोने के कंगन नहीं मिल रहे सुबह से, काम वाली बाई ने ही चुराए होंगे। इनकी तो फितरत ही ऐसी है, तभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। सब मेरे खिलाफ है, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए, मुझसे छीनना चाहते हैं, कामयाबी से जलते हैं मेरे।
मेरा कोई दोष नहीं। थैंक यू। यही लिखा था मैंने। अ, हेलो। जी, मेरी आवाज नहीं आ पा रही है क्या? हाँ, अभी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे की कड़ी में जो है मैं सौरभ शेखर सर को बुलाऊं उससे पहले उनकी कुछ पंक्तियां कि सियाह रात के दरिया को पार करते चलो, बस एक दूसरे को होशियार करते चलो। उसूल एक ही होता है सिर्फ जंगल का, शिकार बनते रहो या शिकार करते चलो। तो मैं सौरभ शेखर सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। सौरभ सर, आपका माइक म्यूट है शायद, एक बार चेक कर लें। जी, तो शुक्रिया अभिषेक भाई। सभी दोस्तों को नमस्कार और प्रणाम। एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूं कि मसलों से जहां के कटकर हम, मसलों से जहां के कटकर हम, जात में क्यों रहे सिमट कर हम। मसलों से जहां के कटकर हम, जात में क्यों रहे सिमट कर हम। और गुमरही का अगरचे खतरा है, गुमरही का अगरचे खतरा है, लीक से देखते हैं हटकर हम। आज मदर्स डे है, मदर्स डे फादर्स डे जैसी चीजों में हालांकि मेरा तो बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन इसी हवाले से एक शेर यूं है कि एक ठंडक मिली कलेजे को, एक ठंडक मिली कलेजे को, रो लिए माँ से जब लिपट कर हम। और मसलों से जहां कटकर हम, जात में क्यों रहे सिमट कर हम। अगली गजल समात फरमा ले कि चल पड़ी जब हवा थोड़ा अच्छा लगा, चल पड़ी जब हवा थोड़ा अच्छा लगा, एक परिंदा उड़ा थोड़ा अच्छा लगा। चल पड़ी जब हवा थोड़ा अच्छा लगा, एक परिंदा उड़ा थोड़ा अच्छा लगा। एक माली अकेला मिला पार्क में, एक माली अकेला मिला पार्क में, उससे बोला सुना थोड़ा अच्छा लगा। और हमको सोचों में डूबा हुआ देखकर, हमको सोचों में डूबा हुआ देखकर एक बच्चा हंसा थोड़ा अच्छा लगा। वाह। घर में ऐसी खामोशी थी छाई हुई, घर में ऐसी खामोशी थी छाई हुई, कांच का टूटना थोड़ा अच्छा लगा। घर में ऐसी खामोशी थी छाई हुई, कांच का टूटना थोड़ा अच्छा लगा। और गम में इस बार भरपूर खुशकी मिली, गम में इस बार वाह। भरपूर खुशकी मिली, गम का ये ओके। जायका थोड़ा अच्छा लगा। गम में इस बार भरपूर खुशकी मिली, गम का ये जायका थोड़ा अच्छा लगा। और बात पहली हमें रास आई नहीं, बात पहली हमें रास आई नहीं, दूसरा मशवरा थोड़ा अच्छा लगा। और चल पड़ी जब हवा थोड़ा अच्छा लगा, एक परिंदा उड़ा थोड़ा अच्छा लगा। दो चार शेर और आप बर्दाश्त कर लें कि यूं है। नहीं सर, आप अच्छा मतला, सुना रहे हैं। अच्छा शुक्रिया। मतला हाजिर कर रहा हूं कि मेरे अच्छे हैं रिश्ते हर किसी से, मेरे अच्छे हैं रिश्ते हर किसी से, बस एक बनती नहीं है जिंदगी से। मेरे अच्छे हैं रिश्ते हर किसी से, बस एक बनती नहीं है जिंदगी से। और उदासी मेरी फितरत बन गई है, उदासी मेरी फितरत बन गई है, मुझे तकलीफ होती है खुशी से। उदासी मेरी फितरत बन गई है, मुझे तकलीफ होती है खुशी से।
और मैं सहरा ही से पूछूंगा किसी दिन, मैं सहरा ही से पूछूंगा किसी दिन, निभाना है कहां तक तिश्नगी से। मैं सहरा ही से पूछूंगा किसी दिन, निभाना है कहां तक तिश्नगी से। और पशेमानी मुझे किस बात की है, पशेमानी मुझे किस बात की है, मुखातिब हूं मैं किस शर्मिंदगी से। पशेमानी मुझे किस बात की है, मुखातिब हूं मैं किस शर्मिंदगी से। और झुके बिन भी मैं सजदा कर रहा हूं, झुके बिन भी मैं सजदा कर रहा हूं, पुकारे जा रहा हूं खामोशी से। झुके बिन भी मैं सजदा कर रहा हूं, पुकारे जा रहा हूं खामोशी से। शेर हाजिर कर रहा हूं, सुनिए गौर से कि मैं हकलाता नहीं हूं बोलने में, मैं हकलाता नहीं हूं बोलने में, मैं नर्वस था तेरी मौजूदगी से। वाह मैं हकला शुक्रिया, वाह वाह मैं हकलाता नहीं हूं बोलने में, मैं नर्वस था तेरी मौजूदगी से। और दरीचा बंद रहता है तुम्हारा, बहुत सुंदर। दरीचा बंद रहता है तुम्हारा, गुजरता रोज हूं मैं इस गली से। मैं उसके ध्यान में रहने लगा हूं, मैं उसके ध्यान में रहने लगा हूं, यही एक फायदा है दुश्मनी से। और जुनू का एक तिनका हाथ है, जुनू का एक तिनका हाथ है, मैं दरिया पार कर लूंगा उसी से, मैं दरिया पार कर लूंगा उसी से। आहा। मेरे ऐसे हैं रिश्ते हर किसी से, बस एक बनती नहीं है जिंदगी से। शुक्रिया, शुक्रिया अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी गजल जो है, बहुत अच्छे शेर आपने सुनाए, बहुत बहुत आभार आपका। अब जो है कि दो लाइनें मेरी भी सुनिए कि नादीदनी हर बज्म का मंजर है मगर देख, नादीदनी हर जी, बज्म का मंजर है मगर देख, तन्हाई से बचना है तो ये काम करके भी देख। बहुत खूब है, तो अच्छा है, इसी के बहुत साथ अब मैं जो है घनश्याम कुमार देवांश सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि डरो लेकिन ईश्वर से नहीं। घनश्याम सर आज के समय के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। इनसे जुड़ना जो है बहुत प्रेरित करता है और बहुत अच्छी कविताएं इनकी होती हैं। तो डरो लेकिन ईश्वर से नहीं, एक हारे हुए मनुष्य से, सूर्य से नहीं, आकाश की नदी में पड़े मृत चंद्रमा से, भारी व वज्र कठोर शब्दों से नहीं, उनसे जो कोमल हैं और रात के तीसरे पहर धीमी आवाज में गाए जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं घनश्याम कुमार देवांश सर को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी कुछ बेहतरीन कविताएं जो है हम लोगों के साथ साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, और सभी साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ। अभी तक जो कुछ सुना है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सावधानी के साथ और बहुत गंभीरता से सुन रहा था। और मुझे लग रहा है कि कविता जो अपने समय को दर्ज करती है वो हम सभी साथियों की जो कविताएं हैं, नज़में हैं, गज़लें हैं, उनमें जो है वो लगातार प्रतिबिंबित भी हो रहा है। अ, मैं अपनी जिस एक कविता से शुरुआत करूंगा उसका नाम है नौकरी एक जूता। नौकरी एक जूता, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। सुबह 10:30 बजे अपने जूतों के फीतों को बांधता हुआ, ये मेरे मालिक के हाथ हैं जो मुझे जूतों में कैद कर रहे हैं। ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी नहीं है। दरअसल यह जूता है जिसके भीतर बैठकर मैं हर रोज हाजिर होता हूँ। इस जूते के बाहर एक ब्रांड का लेबल चस्पा है। बेशक यह एक महंगा जूता है, और मैं इस बात पर फक्र कर सकता हूँ कि करोड़ों लोग अपने फटे हुए जूतों और चप्पलों के रिक्शे पर बैठ कर आते हैं और मुझे अपने सामने पाकर सलाम ठोकते हैं। लेकिन ये शायद मैं ही जानता हूँ लेकिन ये शायद मैं ही जानता हूँ कि इस जूते के भीतर कितनी घुटन और बेचैनी है। एक दुर्गंध में लथपथ रोज लौटता हूँ मैं अपने घर के सीलिंग फैन के नीचे। मैं एक इतवार का इंतजार करता हूँ इस पसीने भरी दुर्गंध को अपने वजूद से सुखाने के लिए। तो ये एक कविता थी, नौकरी एक जूता। एक और कविता मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, सभ्यता और चूहे। आ, ये कविता
एक तरह से कहा जाए तो आजकल हम जो एक विभाजन देख रहे हैं अपने देश में अमीर और गरीब वर्ग के बीच में, आ, उसको भी कहीं ना कहीं उसकी बात भी कहीं ना कहीं इस कविता में आती है। तो मैं कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सभ्यता और चूहे। मैं मनुष्य को चूहों में बदलते देख रहा हूँ। मैं मनुष्य को चूहों में बदलते देख रहा हूँ। चूहे जिन्हें अनाज के सिवा कुछ नहीं चाहिए, उनके अनंत कालजयी भूख उनके दांतों में समा गई है, जिसे लिए वे भटक रहे हैं। हालांकि ये सही है कि उनसे बचने को पाली गई हैं मोटी फुर्तीली चालाक बिल्लियां, लेकिन ये बिल्लियां एक दिन नाकाम साबित होंगी आदमी को चूहों से बचाने में। वे आदमी की शक्ल में चूहे हैं जो चूहों को मार कर खा रहे हैं। क्या तुम्हें ये देखकर खौफ नहीं होता? क्या तुम्हारी हड्डियों में कपकपी नहीं पैदा होती? चूहों के भूखे नुकीले दांतों को देखकर क्या तुम्हें सिहरन नहीं होती? यदि हाँ, तो इसे स्कूल के सिलेबस में शामिल करो। चूहों के बीच जाकर रहो और सोचो कि उनकी भूख का जिम्मेदार कौन है। बंद करो पत्थरों पर चूना लगाकर दीवारें गढ़ना। बंद करो घरों के अहाते में खूंखार कुत्ते और बिल्लियां तैनात करना। उनके बिलों पर जहर मिली आटे की गोलियां डालना बंद करो। मनुष्य होकर मनुष्य नुमा चूहे भूनना बंद करो। मैं देखता हूं करोड़ों अरबों चूहे दल बांध कर सुरंगें खोद रहे हैं। मैं देखता हूं करोड़ों अरबों चूहे दल बांध कर सुरंगें खोद रहे हैं। वे पूरी अमेरिका और यूरोप में छा गए हैं। वे नई दिल्ली और गुड़गांव के सीवरों में अपने पैने दांत लिए आलीशान इमारतों की बुनियाद खोद रहे हैं। संभल जाओ, संभल जाओ, इससे पहले एक सुरंग तुम्हारी कालीन के पीछे या किताबों की अलमारी में आकर खुले। वे सब कुछ चबा जाएंगे, तुम्हारे किचन की एक एक रोटी, तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी। देखना तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में एक लाश पड़ी होगी जिसे चूहे कुतर रहे होंगे, और तुम ये सोचकर अपने को जगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये बस एक बेहुदा सपना है। सब कुछ कुतर कर खा लेने के बाद भी तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे, तब तुम अपना आखिरी हथियार चलाओगे। तुम उन्हें संविधान और कानून की पोथियां दिखाओगे जिसे आज तक तुम उनसे बचाते आए हो। तुम जोर जोर से संविधान की धाराएं पढ़ोगे, लेकिन वह मौत के मरसिए में बदल जाएगा। वे तुम्हारे सामने एक एक पन्ना कुतर कर निकल जाएंगे। उनके चेहरों पर एक भयानक और बेभत्स मुस्कान होगी जिसके आगे कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी बनाई सभ्यताएं चूहे लील चुके होंगे। पूरी दुनिया पर सिर्फ चूहे होंगे। उनके दांत होंगे और होगी उनकी अनंत भूख। तुम पछताने के लिए नहीं रह जाओगे कि काश तुमने सभ्यता, अनाज और संविधान को उनसे साझा कर उन्हें चूहा हो जाने से बचा लिया होता। शुक्रिया। तो ये दो कविताएं थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। नमस्ते दी। नमस्ते भाई। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बीच में डिस्टर्ब हो गया। आवाज मेरी आ रही है क्या? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। कौन कौन हाँ सी अभी है? आवाज आ रही है। अ, जी जी। तो चूंकि बहुत बढ़िया देवांश सर, अब जो है कि आज चूंकि मातृ दिवस भी है तो मुझ पर कुछ अभी बात नहीं हुई। तो मुझे अष्टभुजा शुक्ल की ये कविता ध्यान आ रही है, सज्ञान होती बेटियों। तो मैं अपने माँ को जो है एक बेटी के रूप में सबसे बेहतर पाता हूँ। जब वो अपने मैके में होती है अपने बेटी के रूप में, तो मुझे लगता है कि वो कविता जो आवाज आ नहीं रही है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है।
लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है अभिषेक जी। हाँ, पता पता नहीं, बार बार बाहर बाहर हो जा रहा हूँ मैं, मुझे जी नेटवर्क जी, ठीक तरीके अभी से अभी सुविधा आ नहीं रही मिल है, रही। अभी आ मौसम रही भी है थोड़ा आवाज। हाँ, तो खराब है, मैं उसका कविताओं भी की बात असर कर है रहा मेरे था। ख्याल से। सज्ञान होती बेटियों कविता के बारे में बात कर रहा था। अष्टभुजा शुक्ल जी की कविता है। तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाने के बाद से मैम को आमंत्रित करूंगा कि हमारे जवार में जवान नहीं कहा जाता तुम्हें कभी, हमेशा सज्ञान कहा जाता है। तो सज्ञान होती बेटियों, तुम्हें बेटों से ज्यादा विषय पढ़ना है, उनसे ज्यादा इम्तहान देना है, और उनसे ज्यादा कलाएं तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए कम से कम 26 तक पहाड़ा और 101 तक गिनती मुंह जबानी याद रखना है। सज्ञान होती बेटियों, तुम्हारे बाप चाहते हैं कि जीवन भर तुम 10 साल से ज्यादा की मत दिखाई दो। तुम्हारे बाप चाहते हैं कि जीवन भर तुम 10 साल से ज्यादा की मत दिखाई दो, जबकि माएँ बहुत दिनों तक छिपाए रहती हैं बापों से तुम्हारा सिर दर्द, पेट दर्द और 4 दिनों की अंतर्निहित पीड़ा। वे हर महीने समय पर प्रतीक्षा करती रहती हैं तुम्हारे रक्तस्राव के। 2-3 दिन भी आगे बढ़ जाने पर पता नहीं कैसी कैसी लकीरें खींच जाती हैं उनके माथे पर। तो मैं आज मातृ दिवस के दिन माताओं को याद करते हुए उनके बेटी के रूप को याद करता हूँ, और माओं से भी ये अपेक्षा और ये उम्मीद करता हूँ कि वो जो है इस तरह की स्थिति में, इस तरह के उसमें जो है कि अपनी बेटियों का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, ज़्यादा खुल करके, चाहे बाप हों चाहे बेटे हों, उन सभी के सामने जो है कि बेटियों का एक खुला रूप, एक स्वतंत्रता, एक स्वच्छंदता उनके सामने रखें। तो इसी के साथ मैं मैम को आमंत्रित करूंगा कि कादम्बनी मैम जो है कुछ कविताओं को जो है, कुछ अपनी रचनाओं को हमारे सामने रखें। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी जी मैं जी जी मैं एम्पावर पीपल मंच से आज पहली बार लाइव आई हूँ। इसके लिए जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया है उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक एक्सक्यूज भी साथ साथ कि ये बिल्कुल आनन फानन में हुआ, क्योंकि जब तैयारी चल रही थी इन सब चीजों की, उसके बाद से भाई नीलाम्बुज की तबीयत खराब हो गई है थोड़ा। तो अभी अभी वो थोड़ा ठीक है, इसलिए ही मैं आ पाई। वरना शायद ये संभव नहीं था। उसने भी कहा कि दीदी तुम कर लो लाइव। तो आनंद फानंद मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ। मैं जैसे तैसे आ गई हूँ, बस मैंने मेज भी नहीं, मेज मेरे सामने नहीं है। मैं जैसे तैसे बैठी हूँ, मैं कविताएं सुनाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कविताओं से पहले, क्योंकि मैं नीलाम्बुज की प्रेरणा से यहाँ लाइव में बैठी हुई हूँ। मेरे भाई की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो आप सब भी कहें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर हम सबसे जुड़े। वैसे शायद फेसबुक में देख रहा हो तो जुड़ा भी होगा। मैं उसकी एक कविता लेती हूँ, पहले मैं आपको उसी की कविता सुनाऊंगी, फिर मैं अपनी शुरू करूंगी अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। आ, जी बिल्कुल मैम, शुरू करें आप। जी 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 जी, धन्यवाद। नीलाम्बुज की एक कविता है, चट्टान। मुझ पर ही किए गए प्यार के इजहार, मुझ पर ही किए गए प्यार के इजहार, काढ़ी गई खीसें कल्पना में ही सही, हराया गया दुश्मनों को। कल्पना में ही सही, हराया गया दुश्मनों को। कोई मुझसे टिककर कोई मुझसे टिककर सोया, तो कोई मेरी छांव में सिसक सिसक कर रोया। और मैं अशब्द भाव से उन सब और मैं अशब्द भाव से उन सब बातों का साक्षी हूँ। और मैं अशब्द भाव से उन सब पलों का साक्षी हूँ। ये है नीलाम्बुज की कविता। तो इस कविता के साथ मैंने शुरुआत की, आप लोगों ने इजाजत दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अपनी रचनाएं भी आप लोगों के सामने सुनाऊं। मैंने कहीं से लिखा नहीं है, बस फोन में है, मैं फोन से ही सुनाती हूँ। एक
एक कविता है, एक गजल है समझ लीजिए। गजल गलतियां थोड़ी हो सकती हैं क्योंकि अभी मैं सीख ही रही हूँ, तो अगर कुछ गलती होगी तो आप लोग उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं शुरू करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। चाह में मरहम की, चाह में मरहम की, दिल के आबले लिखते रहे। चाह में मरहम की, दिल के आबले लिखते रहे। उफ न की जब दर्द के हम सिलसिले लिखते रहे। उफ न की जब दर्द के हम सिलसिले लिखते रहे। लिखने तो बैठे थे दिल का हाल मेरे हमनवा। लिखने तो बैठे थे दिल का हाल मेरे हमनवा। पर न जाने कौन से वो हाथ से लिखते रहे। पर न जाने कौन से वो हाथ से लिखते रहे। दूर से आती दिखाई दे रही थी रोशनी। दूर से आती दिखाई दे रही थी रोशनी। आफताबों को भी अक्सर हम दिए लिखते रहे। आफताबों को भी अक्सर हम दिए लिखते रहे। और एक लाइन है इसमें, आदमी से भी बड़ा है आदमी का तजुर्बा। आदमी से भी बड़ा है आदमी का तजुर्बा। देख कर मेरी नजर वो फलसफे लिखते रहे। देख कर मेरी नजर वो फलसफे लिखते रहे। और क्यों न तुमसे इश्क की कोई दुहाई दूं भला। क्यों न तुमसे इश्क की कोई दुहाई दे भला। हम करीब आते रहे वो दायरे लिखते रहे। हम करीब आते रहे वो दायरे लिखते रहे। और अंतिम इसकी कड़ी है, काटता है भूख की फसलें जो देखो रात दिन। काटता है भूख की फसलें जो देखो रात दिन। हाथ उसके ही वतन की किस्मतें लिखते रहे। हाथ उसके ही वतन की किस्मतें लिखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अब कैसी लगी कविता ये आप लोग बताइएगा जरूर। मैं बहुत बढ़िया मैम, सराहनीय है, सराहनीय है, बहुत अच्छा पढ़ी आप। एक धन्यवाद। कविता आप और पढ़ें। जी जी जी। एक गजल है, ये भी गजल ही है। ज्यादातर मेरी गजलें ही हैं। मुझे पसंद है गजलें, इसलिए मैं इसी विधा में लिखती हूँ। देखिएगा, सुनिएगा। आज मेरी भी जानिब अगर देखिए, आज मेरी भी जानिब अगर देखिए, तो जरा एक नजर मुख्तसर देखिए। तो जरा एक नजर मुख्तसर देखिए। क्यों उदासी से चेहरा है मायूस सा। क्यों उदासी से चेहरा है मायूस सा। आईना कह रहा है संवर देखिए। आईना कह रहा है संवर देखिए। उनकी हस्ती ने मोड़े थे बादल घने। उनकी हस्ती ने मोड़े थे बादल घने। आज बारिश में खुद तरबतर देखिए। आज बारिश में खुद तरबतर देखिए। जिनकी परवाज पर था भरोसा नहीं। जिनकी परवाज पर था भरोसा नहीं। उन परिंदों के मजबूत पर देखिए। उन परिंदों के मजबूत पर देखिए। और बेरुखी ने कहीं का न छोड़ा हमें। बेरुखी ने कहीं का न छोड़ा हमें। जाए किस ओर से हम किधर देखिए। जाए किस ओर से हम किधर देखिए। और इसके बाद है एक दो लाइन और है। क्या जुनू है, क्या जुनू है कि इंसान ही इंसान के। क्या जुनू है कि इंसान ही इंसान के। काटने पे उतारू है सर देखिए। काटने पे उतारू है सर देखिए। और एक लाइन है, ठंडी छाओं में खेले बड़े हम हुए। ठंडी छाओं में खेले बड़े हम हुए। हाय क्यों कट गए वो शजर देखिए। हाय क्यों कट गए वो शजर देखिए। और अंतिम लाइन है इसकी, हम बनाए चलो वो जहां जिसकी हर। हम बनाए चलो वो जहां जिसकी हर
ईंट हो प्यार ही प्यार पर देखिए, ईंट हो प्यार ही प्यार पर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको कैसी लगी गजल? आप लोग कुछ बोलिए उधर से ताकि हमको समझ में आए ये आवाज आ भी रही थी या नहीं। सारी गजलें बहुत अच्छी दीप लग रही थी, मुझे बहुत मजा आया। बहुत आप जी बहुत जी अच्छे जी, से सुना भी धन्यवाद। रहे थे। अ, अब अब मैं आगे की कड़ी में दीपक जायसवाल जी को आमंत्रित करूंगा। दीपक जायसवाल जी जो है हमारे सीनियर भी हैं और पेशे से जो है उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और प्रकृति और प्रेम को बहुत ही रचनात्मक ढंग से जो है अपनी रचनाओं में जो है लेकर के आते हैं। और अ, एक तरीके से कहा जाए कि ये युवा रचनाकारों में और युवा लोगों में, युवा बच्चों में जो है खासे जो है चर्चित हैं। तो प्रकृति और प्रेम के बीच इनका जो एक संतुलन है वो बहुत ही उम्दा है। तो मैं इनको आमंत्रित करूं उससे पहले जो है जेठ के ऊपर, चूँकि कल से जेठ भी शुरू हो गया है, तो जेठ के ऊपर एक अनामिका की जो है एक कविता मैं सुनाता हूं, और उसके बाद से मैं दीपक जायसवाल जी को आमंत्रित करूंगा। जेठ शीर्षक से एक कविता है कि जेठ की यह दोपहरी बरगद की छाह तले खोल रही है अपनी गठरी। जेठ की यह दोपहरी बरगद की छाह तले खोल रही है अपनी गठरी। रोल गोल्ड की पत्तियां, बिंदियां, चूड़ियां फैंसी सजा रही हैं देखो धूल की चटाई पर। सजा रही हैं देखो धूल की चटाई पर। मनिहारिन सी मार कर पालथी, भर चुल्लू चिप चिप सी धूप थाप। बरगद की चानी पर उंगली से सुलझा रही हैं जटाएं हवा। हालांकि वह चिड़चिड़ी हो गई है, हालांकि वह चिड़चिड़ी हो गई है, नाक धुनती घूमती है, पर अब इसका क्या ही करे कोई, तोड़े नहीं टूटता रिश्ता जीव से जीव का। इसी कविता के साथ और इस जेठ के महीने में जो है मैं दीपक जायसवाल जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कुछ खूबसूरत कविताओं के साथ जो है अपनी कविताएं सुनाए। दीपक जायसवाल। धन्यवाद नीलांबर भैया को, अंजुल जी को ढेर सारा धन्यवाद, और ढेर सारी शिकायत इस नेटवर्क से जो मुझे सुन रहा है और सुनने नहीं दे रहा है। मैं कविता प्रस्तुत करूंगा, मेरी दुनिया के मजदूर। जो वाह। लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें जो मजदूर गुजर रहे हैं, उनकी बहुत छोटी कविता है। मेरे दुनिया के मजदूरों, देवताओं ने अधूरी सृष्टि बनाई, वे पूजनीय कहलाए और चले गए रहने के लिए स्वर्ग। देवताओं ने अधूरी सृष्टि बनाई, वे पूजनीय कहलाए और चले गए रहने के लिए स्वर्ग। तुमने गलती और सड़ती हुई दुनिया को सींच खून और पसीने से बनाया स्वर्ग। कहलाए मजदूर जात असभ्य, तुम्हारे रहने के लिए नहीं रखी गई कोई जगह, नहीं छोड़ी गई कोई जगह। सिर्फ भूख से मर सकते थे तुम, सिर्फ भूख से मर सकते थे तुम, और जो हम असभ्य थे तुम्हारे लिए बस इतना किया कि तुम्हें धीरे धीरे मरते हुए देखते रहे सुसंस्कृत शालीन आंखों से। और फिर एक रोज तुम्हारे मरते ही तुम्हारे बच्चों को बना लाए मजदूर। एक कविता है मेरी हरचरना, जो बोल की कविता है, जो राधे की है। और आज़ादी के समय ढेर सारे सपने देखे गए, और धरातल से बहुत दूर, जमीनी हकीकत से बहुत दूर, कागजी पन्नों पे उस योजनाएं सफल कुछ उतरा नहीं, और ढेर सारे मजदूर अभी भी गाँव में अभिशप्त है, जो है गरीबी के नीचे। उसको लेकर एक है जो प्रतीक है, वो हर
लगता है संपर्क टूट गया है, की अंधेरी आवाज बावड़ी भी नहीं आ रही है, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। चीखता चिल्लाता हुआ चौराहे पर, हाट पर, घाट पर, खदानों में, कोर्ट और दीवारी से चीखता चिल्लाता हुआ, जोड़ता घटाता हुआ, रोता बेचैन पागल हर चरना। 1857, 1921, 1929, 31, 37, 47, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। वे सन है आजादी की लड़ाई में बढ़ी जो हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे। पता रहता है, दांडी मार्च, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, दुनिया के मजदूरों एक हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कहते चीखते बदहवास बेहोश हो जाता है। सुना है हरचंदा का एक दिन पढ़ने से दिमाग फट गया था। पता नहीं क्या नाप शनाप पड़ता है। आज भी चाय की दुकान पर अखबार सिर गाए कुछ हटता पीटता, गांधी के फोटो से चिपका, नोटों पर छपे गांधी को फाड़ता, मुट्ठियां हवा में लहराता, बुद्ध की तरह समाधि में लीन मिल गया। पागल हो गया हरचन्ना। गांव में किसी की अर्थी उठती है और हरचन्ना सरफरोशी की तमन्ना गाता है। गांव में किसी की अर्थी उठती है और हरचन्ना सरफरोशी की तमन्ना गाता है। ये वे लोग हैं जो 30, 32, 40 साल में मर गए, गरीबी से, भूख से, रोग से। शायद ये सुविधाएं हम दिए होते तो शायद और जीते। तो ये क्या की तरह है। गांव में किसी की अर्थी उठती है और हरचन्ना सरफरोशी की तमन्ना गाता है। मैली बस्तियों में घूमता, शरीर पर तमाम घाव को धोता, हरचन्ना चुनावी भागों के समय जोर पर गिनती बेतरतीब हैं जो हमें समानता का अधिकार दिए, अभिव्यक्ति की जो हमें सही हकीकत पे नहीं उतरे, पर गिनती बेतरतीब सत्याग्रह चिल्लाने लगता है और कई दिनों तक अनशन करता है, अंट संट करता है। सुराज चीखता है, भाई अंग्रेज चले गए, उसे कौन बताए। धरने पे बैठा हरचन्ना, वैष्णो जंतु तेने कहिए जी, जो पीर पराई जाने रे गाता हुआ धूप बारिश ठंड में पड़ा रहता है। आए दिन उसे दौरा पड़ता है, मंदिर मस्जिद की सीढ़ियां उतरता चढ़ता हुआ बकते हुए 21 21 21 की 21 सदी में आ गए हो। 1921 में खिलाफत में तुम एक थे, अब मंदिर मस्जिद के कैसे हो रहे हैं। सर फिरा हरचन्ना का इतिहास 1942 पर रुका पड़ा है। अंग्रेजों भारत को बड़ी कोशिश करके 47 बोलता है, देश आजाद हुआ और जोर जोर से रोने लगता है। खून आंसू हत्या हत्या फुसफुसाता हुआ हड़ताल कर बेसुध हो जाता है। अब उसे पता है कोई गांधी बचाने वाला नहीं। अभिषेक, क्या कोई और कविता सुनाओ। हाँ गांधी महात्मा। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ बिल्कुल इजाजत है? सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। जी जी बिल्कुल। मुझे आवाज नहीं आ रही, तब तक गांधी महात्मा एक कविता सुनाता हूँ। गांधी महात्मा। गांव में लोग कैसे सोचते हैं गांधी महात्मा के में। बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन जो उनकी समझ है गांधी महात्मा को लेके। मेरी माँ बताती हैं गांधी देवता आदमी थे। मेरी माँ बताती हैं गांधी देवता आदमी थे। उनके 2 पैर 4 आंखें 12 हाथ थे और बड़ा सा दिमाग भी। उनका दिल मोम का बना था। उनको देखकर अंग्रेज थर थर कांपते थे। हवा पीकर वह बहुत दिनों तक रह सकते थे। वे नंगे रहते थे, उनके कपड़े चुरा ले गए थे। उनका सब बहुत दूर तक देखता था। बुधिया के आंसू उनके चश्मे पर जाकर गिरते थे। वे बकरी का दूध पीते थे, सहारे के सिलाए बच्चों के मानिंद हंसते थे। उनके पास कई जिन्न थे। आजादी के बाद संसद भवन में बकरीद मनाई गई थी। उनकी बकरी वहीं मारी गई थी। उनकी लाठी खींचातानी में 6 अगस्त की रात टूट गई थी। उसका एक हिस्सा हिंदुस्तान ने लिया, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान ने। उनके जिन्न बहुत दिनों से एक पैर पर खड़े थे।
अब उन्हें कुर्सी चाहिए थी। मेरी माँ बताती हैं जब दंगे होने शुरू हुए, मेरी माँ बताती हैं जब दंगे होने शुरू हुए, वे गलने लगे थे, वे बूढ़े हो गए थे, वे मरने लगे थे। धन्यवाद। अभिषेक। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद भैया, बहुत शानदार। आपकी रचनाएं हमेशा जो है प्रभावित करती हैं। अब जो है कि मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हम लोग सुने, तो अब कुछ तरन्नुम में जो है कि अभिप्राय से मैं आग्रह करूंगा कि अभिप्राय जो है कि कुछ तरन्नुम में सुनाएंगे। कहते हैं कि दरवाजा कोई घर से निकलने के लिए दे, दरवाजा कोई घर से निकलने के लिए दे, बेखौफ कोई रास्ता चलने के लिए दे, आंखों को अता ख्वाब किए शुक्रिया, लेकिन पैर भी कोई ख्वाबों में ढलने के लिए दे। इन पंक्तियों के साथ मैं अभिप्राय को आमंत्रित करूंगा कि अभिप्राय जो है कुछ तरन्नुम में जो है कि सुनाएं अभिप्राय। शुक्रिया अभिषेक। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय मुझे मिल जा रहा है, उसके लिए माफ़ी। और लोगों से एक गज़ल मैं आपको ताज़ा सुनाता हूँ। सौरभ सर की नज़र है ये, आपके तवज्जो का तालिब हूँ, देखिएगा सर, तरन्नुम में से। बताओ बताओ। जब आसमां से चांद सितारे चले गए, जब आसमां से चांद सितारे चले गए, तब मैं कदे से हिज्र के मारे चले गए, जब आसमां से वाह वाह चांद। वाह। अगला शेर है, देखिए कि ना सेह दे रहा था बड़ी शिद्दत से नसीहत, ना सेह दे रहा था बड़ी शिद्दत से नसीहत, खुद पे जो बनाई तो किनारे चले गए, खुद पे जो बनाई तो। समझा कभी जिसने भी मुहब्बत को जंग वो, समझा कभी जिसने भी मुहब्बत को जंग वो, जीती हुई बाजी को भी हारे चले गए, जीती हुई बहुत बाजी बढ़िया। को भी। वाह। और आज के समय का एक शेर आपको सुनाता हूँ, सुनिए कि कुछ लोग थे जो खुद को खुदा मान चुके थे, कुछ लोग थे जो खुद को खुदा मान चुके थे, तारीख के पन्नों में बेचारे चले गए, तारीख के पन्नों में। और शेर है, देखिए कि बैठे ही रहे शाम तलक आई नहीं राधा, बैठे ही रहे शाम तलक आई नहीं राधा, खाली सभी मोहन के इशारे चले गए, खाली सभी मोहन के इशारे चले गए। और सूरत पे तेरी यूं फिदा है मेरे आईने घर के, सूरत पे तेरी यूं मेरे आईने घर के, जाते हुए ये साथ तुम्हारे चले गए, वाह वाह वाह। जाते ये साथ तुम्हारे चले गए। और मक्ता हाजिर है, देखिएगा कि क्या और कोई काम नीरव के बस में था, क्या और कोई काम
नीरव के बस में था वो इश्क इश्क इश्क, पुकारे चले गए वो इश्क इश्क इश्क, पुकारे बहुत चले गए। जब बहुत बढ़िया गुरु। आसमां से चांद सारे चले गए। शुक्रिया शुक्रिया। मैं इसके बाद मैं सौरभ सर को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले अभिप्राय को एक कविता नजर करता हूं मैं अपनी तरफ से। गीत चतुर्वेदी की रचना है दूर बजता संगीत। अभिप्राय के लिए ये कविता जो है, दूर बजता संगीत। संगीत की आवाज बहुत दूर से आ रही थी, संगीत की आवाज बहुत दूर से आ रही थी। मैं आवाज की दिशा में बढ़ता रहा बरसों। बहुत चलने के बाद एक दिन वहां पहुंचा जहां दरअसल आवाज आ रही थी। कुम्हार गढ़ता है जैसे मिट्टी से बर्तन, दूर बजते संगीत ने अपनी आवाज से गढ़ा है मुझे। उसी संगीत की तरह तुम्हारा प्यार आता रहा मुझ तक, उन बरसों में भी जब हम में कोई जान पहचान तक न थी। मैंने साज को कभी नहीं जाना, मैंने साज को कभी नहीं जाना, मैंने उसकी आवाज से मोहब्बत की है। तो इस कविता के बाद से जो है कि मैं सौरभ सर को आमंत्रित करूंगा कि सौरभ सर एक गजल जो है सुनाएंगे। उसके बाद से जो है सौरभ सर। शुक्रिया अभिषेक भाई, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, संचालन आपका बहुत अच्छा है और बाकी साथियों से भी जो हमने सुना बहुत अच्छा अनुभव है। एक गजल और मैं आपके सामने हाजिर करना चाहता हूं। मतला यूं कहा है कि सामान के इस दर्जा अंबार से सर फोड़ो, सामान के इस दर्जा अंबार से सर फोड़ो, दीदार करो छत का दीवार से सर फोड़ो। वाह सामान के इस दर्जा अंबार से सर फोड़ो, दीदार करो छत का दीवार से सर फोड़ो, और दरिया के मुसाफिर को साहिल की तमन्ना क्यों, दरिया के मुसाफिर को साहिल की तमन्ना क्यों, गिरदाब से तुम उलझो मझधार से सर फोड़ो। गिरदाब भंवर को कहते हैं। तो दरिया के मुसाफिर को साहिल की तमन्ना क्यों, गिरदाब से तुम उलझो मझधार से सर फोड़ो, और आगोश में टीवी के हर रात करो काली, आगोश में टीवी के हर रात करो काली, हर सुबह उसी बासी अखबार से सर फोड़ो। आगोश में टीवी के हर रात करो काली, हर सुबह उसी बासी अखबार से सर फोड़ो, और दुनिया के तकब्बुर से तुम बाद में टकराना। तकब्बुर यानी घमंड। दुनिया और पिंदार बोलते हैं, आप जानते होंगे, पिंदार भी आपका अपना अहम है, अहंकार। तो दुनिया के तकब्बुर से तुम बाद में टकराना, दुनिया के तकब्बुर से तुम बाद में टकराना, फिलहाल मियां अपने पिंदार से सर फोड़ो। दुनिया के तकब्बुर से तुम बाद में टकराना, फिलहाल मियां अपने पिंदार से सर फोड़ो, और मत देख के घबराओ लोगों से पटी सड़कें, मत देख के घबराओ लोगों से पटी सड़कें, बेहतर है इसी रश के कुहसार से सर फोड़ो। मत देख के घबराओ लोगों से पटी सड़कें, बेहतर है इसी रश के कुहसार से सर फोड़ो। और शेर आखिर कि कोमल है रगें इसकी नाजुक है बदन सौरभ, कोमल है रगें इसकी नाजुक है बदन सौरभ, आराम से धीरे से जरा प्यार से सर फोड़ो। वाह आराम धीरे से जरा वाह प्यार, और दीदार करो छत का दीवार से सर फोड़ो। शुक्रिया शुक्रिया अभिषेक जी, सभी साथियों का धन्यवाद सर। बहुत बहुत शानदार गजल आपने सुनाई हमें। अगर घनश्याम कुमार देवान सर अभी सुन रहे हैं तो उनसे जो है कुछ रचनाओं का आग्रह, कुछ निवेदन आ रहा है। देवान सर कुछ सुनाएं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा।
मैं तैयार नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन एक कविता मैं ढूंढता हूँ। दो बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, तो मैं सुनाता हूँ। उनमें से एक कविता है मछुआरे। विंध्य, कविता का नाम है मछुआरे। विंध्य घुटनों के बल एक उदास बूढ़े की तरह बैठा था। विंध्य घुटनों के बल एक उदास बूढ़े की तरह बैठा था, और मछुआरे गंगा में डूबे साध रहे थे मछलियां। और मछुआरे गंगा में डूबे साध रहे थे मछलियां। उनके चेहरे पर एक पवित्र मुस्कान थी, मंदिर से लौट रही औरतों और पुजारियों से भी कहीं अधिक पवित्र मुस्कान। मैं हैरान था मछलियां मारने के काम में इतनी पवित्रता देखकर। एक और छोटी सी कविता है सरयू। सरयू, पहली बार पृथ्वी के चलायमान होने का सुख महसूस किया तुम्हारी बालू पर खड़े होकर। पहली बार पृथ्वी के चलायमान होने का सुख महसूस किया तुम्हारी बालू पर खड़े होकर। शरीर के भीतर का पानी और मछली होने का सुख पहली बार जाना तुम्हारे भीतर उतरकर। मैंने ईश्वर से कहा अगली बार तुम्हारी देह में मछली होने के लिए। शुक्रिया। तो ये दो छोटी छोटी कविताएं थी। उम्मीद है आपको अच्छी शुक्रिया लगी सर। होगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, दीपक जायसवाल जी से जो है कुछ सुनने का आग्रह आ रहा है। दीपक जायसवाल जी अगर जुड़े हुए हैं तो अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। और इस बार उम्मीद करते हैं कि अगर प्रेम की कुछ कविताएं अगर सुनाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। दीपक जायसवाल। मुझे लगता है कि वो कनेक्टेड नहीं है। कोई नहीं, तब इंटरनेट तक की आते हैं, भी तब तक आप काफी। जब तक आते हैं तब तक आप मुझसे एक कविता सुनिए। चूंकि कविताओं पे ही बात हो रही है तो संजय कुंदन की एक कविता है कि फिर से कविता। कविता लिखने के ऊपर कविता है कि कविता लिखने से क्या होता है। कविता लिखने से क्या होता है। पहले कुछ लोग पूछा करते थे कवि से, अब कवि पूछ बैठता है अपने आप से और नाराज हो जाता है कविता से। कविता के बगैर भी चलता रहता है उसका जीवन। कवि रोज सेव करता है, नहाता है, साफ कपड़े पहनकर दफ्तर जाता है, लोगों से गप मारता है और सोचता है कविता के बगैर कहाँ कोई फर्क पड़ता है। कि तभी एक दिन अचानक उसके ऊपर पान के पीक की तरह आ गिरता है अपमान। वह एक दृश्य पत्थर उठाकर फेंकना चाहता है अपने दफ्तर में बैठे उस छोटे आतताई पर जो एक बड़े आतताई की नकल करता रहता है। कवि पत्थर उठाने के लिए झुकता है लेकिन कुछ शब्द उठा लेता है। कवि पत्थर उठाने के लिए झुकता है लेकिन कुछ शब्द उठा लेता है और लिखने लग जाता है कविता। तो कविता लिखने के पीछे जो एक मनुष्य की संवेदनाएं, उसका जो एक भाव, वो पत्थर उठाने के लिए नहीं बल्कि शब्द उठाने के लिए। जीवन भर एक रचनाकार जो है कि शब्द रचने के लिए, एक सुंदर वाक्य गढ़ने के लिए ही जीवन प्रयत्न रहता है। तो इस कड़ी में आगे मैं जो है दीपक जायसवाल उर्फ हीरामन को आमंत्रित करता हूँ कि एक कविता जो है प्रस्तुत करें।
मुझ तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्या आवाज आ रही है? अन्य लोग बता पाएंगे? आवाज नहीं आ रही दीपक जी आपकी? हेलो। हाँ, अब दीपक जी आवाज आवाज शुरू हुई है। अब कविता अब आ शुरू रही करें है। आप। यस। नीलांबुज भैया के निवेदन पे मैं चाहूंगा कि एक पद्यात्मक गद्य सुनाऊं। जो भैया का निवेदन है कि हीरामन जैसा कुछ हो जाए। तो हीरामन की एक चेतना पारिक रचना है जो गद्यात्मक है। छोटा सा गद्यांश है। सुना है उसे को उसे तितलियां सताती है, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तुम किसी हिरनी की तरह लगी थी, वैसे ही खूबसूरत, वैसे ही उल्लास से भरी हुई, किसी पर्वत से उतरती हुई किसी धारदार नदी की तरह जो धरती हो चुके लड़के से मिलने जाती। चट्टानों को काटती हुई चट्टानों को काटी आती हुई इस धारा को मैं कैसे संभालता। इसके लिए तो शिव होना होता है। ढेर सारे जामुनी बादल आसमान से हमें देख रहे थे। शायद दूर से हम दिख न रहे हो इसलिए पास से आकर देख रहे थे। धरती से जितनी कम दूरी पर वो ठहर सकते थे वे ठहरे हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से केएमसी गेट तक पहुंचते पहुंचते मेरे अंदर उनमें से कुछ बादल उतर आए थे। मेरा दिमाग जो ऐसे कामों में परशुराम ऋषि का साप झेल रहा होता है, न जाने कहाँ दबे पा लेता है। हालांकि उस दिन वह न जाने क्यों स्वेटर बुनना चाहता था, और जबकि मन था कि सेमल फूल हुआ जा रहा था। मन के साथ स्वेटर कहाँ बुना जा सकता था, इसलिए इसके तो जैसी तजुर्बेकार उंगलियां चाहिए होती थी, जो जानती होती कि सलाई को कैसे पकड़ना कैसे है, दोनों सलाइयों को एक साथ चलाना कैसे है, ऊन उलझने न पाए, कोई फंदा गलत न पड़ जाए, इसके लिए कितना जतन, कितना सूफी होना होता है। हम क्या जानते। खैर उस वक्त हमें लगा कि नदी की धार को चट्टान की कठोरता से नहीं बल्कि फूल होकर रोकना होगा। चट्टान को कटते हुए ग्रैंड कैनियन बनते हुए हम जियोग्राफी की किताब में पढ़ चुके थे। सो हमने फूल होना चुना और गुलाबों का एक गुलदस्ता हमने बनवाया और उससे लेकर हंसराज हॉस्टल गेट पर पहुंच गए। लेकिन यह क्या, वह यह बात की सियासत की तरह थी। नदी धरती की मौजूदगी के पहले ही पहुंच गई थी। हमने जाते ही है बोला, जो इतनी हड़बड़ाहट में बोला गया था कि कई अर्थ व्यंजित करने लगे। पहला और इतना सरल शब्द ही मेरे मुंह से निकलकर ब्रह्म हो गया था। स्वेटर बुनना तो दूर, पहला फंदा ही गलत लग गया। उस हिरनी की आंखें मेरी ताक पर रख आए दिमाग और हरकतों पर गौर फरमाने लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ी छोटी हो गई थी और पुतलियां थोड़ी बड़ी। आंखों का जोर नाकों तक आ रहा था। हालांकि प्यार से मुस्कुराते हुए उसने भी हाय किया। हमने हंसकर इसे बिखरे हुए वार्तालाप को, पहले सब के रायते को संभालना चाहा, और इससे पहले कि मेरी तरफ और फैलती, हमने फूल का गुच्छा उसके हाथों में थमा। वे फिर मुस्कुराई। फूलों को उसने महकते हुए खुद में भर लेना चाहा। पूरी शिद्दत के साथ गुलाब की पंखुड़ियों को अपनी सांसों में बार बार भरती रही और फिर हिरनी फूल हो गई। हमें लगा नदी का वेग हमने थाम लिया है। जियोग्राफी पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं हुआ था। हमने नदी को थामने के लिए चट्टान होना नहीं, फूल होना चुना था, और फूल की कोमलता और सुगंध ने नदी की तेजस्विनी धारा को थाम लिया था। बादल आसमान में बोराए हुए थे। उन्होंने हमारे साथ थोड़ी बहुत शरारत करना शुरू कर दी। हल्की आंधी हो रही थी और ठीक इसी तरह का कुछ एहसास मेरे अंदर भी हो रहा था। यही बूंदाबांदी अंदर भी हो रही थी। हमने जितना ऊपर से भीग रहे थे उतने ही अंदर से भी। जब धरती का गुलाब सौंप रही थी, उस नदी की उंगलियां जाके धरती को छू लिया था। अब तक की उम्र में न जाने कितने लोगों से स्पर्श मुझे मिला। स्पर्श क्या, बड़े भाइयों से कायदे से सूते गए थे, फिर भी इतनी गर्माहट हमने महसूस नहीं की। हो रहा था हमारे साथ, हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। बाहर बारिश, अंदर बारिश। हाथों को लग रहा था कोई पुच्छल तारा उसने पकड़ लिया हो, कि टूटते तारे ने बूझने से पहले अपनी दिल हमारी आंखों को सौंप दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी सिराओं में शहद बहने लगा हो। हम मोम की तरह पिघल रहे थे। बारिश हो रही थी और रनी दे था। बारिश तेज हुई, उसकी बूंदें भीगने लगी थी और मैं उस नदी के साथ नहीं, उस हिरनी के साथ सड़क पार कर रहा था, जो उन फूलों से खुद को और मेरे सर को बचाने का सफल प्रयास करते हुए हंसे जा रही थी। मुझे उस वक्त महसूस हो रहा था, हो न हो धुएं से ब्रह्मांड का सृजन, किसी सागर की जगह हिमालय जैसे पर्वतों का उत्थान, समुद्र के पानी का आसमान तक पहुंच जाना,
सामान्य सी लगने वाली मिट्टी का किसी गुलाब, गुड़हल, गुलदाउदी बन जाना, या अमरूद, आम, लीची हो जाना, या किसी रोज धरती पर चलने वाली किसी जीव का चिड़िया बन जाना, इसी तरह से तो हुआ होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भैया। आपके लिए एक वाक्य जो है मैं कहता हूँ कि तुम्हारे शहर और तुमसे कितनी दूर चले आए, लेकिन एहसासों और उम्मीदों में तुम्हारा होना हमेशा मुझ में बचा रहेगा। ये हीरामन की तितली के लिए है कि तुम्हारे शहर और तुमसे कितनी दूर चले आए, लेकिन एहसासों और उम्मीदों में तुम्हारा होना हमेशा मुझ में बचा रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज की जो रचनात्मकता है, आज जो भी कवि और जो भी युवा लोग सभी लोग जुड़े, बहुत सार्थक रचनाएं सुनने को मिली और बहुत सार्थक बातचीत रही। इस कोरोना प्रकोप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि गाहे बगाहे मुझे लगता है कि ये प्रकोप खत्म होने के बाद भी यहाँ पर हम लोग मिल करके बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की कविताएं सुन सकते हैं, सार्वजनिक रूप से बातचीत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमें मुहैया हुआ है, एक तरीके से इसका उपयोग शुरू हुआ है। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया जो भी जुड़े, सौरभ सर, दीपक भैया, कादम्बनी मैम, अभिप्राय त्रिपाठी और भी बाकी अन्य भी जो लोग भी जुड़े, देवांश सर, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसे ही जुड़ते रहें और ऐसी रचनात्मकता को हम सभी के सामने लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।